गुड मॉर्निंग सर्वे ने। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। आज हम थोड़ी मानस शास्त्र की बात करेंगे जो जीवन में खूब उपयोगी होती है, बहुत उपयोगी होती है। उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस, लेन देन का विश्लेषण। लेन देन पैसे के बारे में नहीं है, विचारों के बारे में। तो उसकी रजूआत सबसे पहले जो जिसने की, उसका नाम है एरिक बर्न। उन्होंने 1960 में ये कॉन्सेप्ट समाज के सामने रजू करा और अभी तक वो लाइव है। उसने कहा कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज अ साइको एनालिटिक थियरी and method of therapy wherein social transactions are analyzed to determine the ego state of a communicator as a basis of understanding behavior। कहने का मतलब शॉर्टली ये है कि हम जिसके साथ बातचीत करते हैं, कोई भी हो, हम हमारे परिवार के साथ बात करते हैं, बच्चों के साथ बात करते हैं, बूढ़ों के साथ बात करते हैं, मित्र के साथ बात करते हैं, समाज में कहीं भी बात करते हैं, तो उसमें एक तरह का एक इंटरेक्शन होता है, विचारों की आपले होती है। और जब अच्छी बात होती है तो उसमें कोई परेशानी है तो हाथ में रहती नहीं। एक मैं एग्जांपल देता हूं। 5 या 6 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा कि 2 जन बार्बर के यहाँ गए थे शेविंग कराने। दोनों की बाजू बाजू में सीट थी। अब सौराष्ट्र में और गुजरात में थोड़ा बहुत गुजराती लोगों का बोलना चालना जरा ज्यादा होता है, तो कुछ बोलने लगे। तो उसमें बोलते बोलते बात वहां तक पहुंची, शेविंग तो एक तरफ रहा, दोनों आमने सामने छरी चप्पू निकाल के एक दूसरे को मारने लगे और इसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई। बात सिर्फ नाई की थी, बार्बर के पास गए थे। तो जो भी है, या तो बात नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए तो बाहर आकर करनी चाहिए, लेकिन उसने उसका खून कर दिया। तो यही बातचीत कभी कभी ऐसी हो जाती है कि बात कहां से कहां तक निकल जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। हालांकि वो लिटरेट नहीं थे, इतने लिटरेट नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, अभ्यास नहीं थे, इसीलिए ऐसा किया होगा शायद, या तो पुरानी दुश्मनी होगी। लेकिन किसी की दुकान पे गए हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मारपीट हो, झगड़ा हो। अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें कौन से फैक्टर काम करते हैं हमारे मानसिक स्तर से, जहां से झगड़े होते हैं। तो एरिक बर्न ने संशोधन किया। उसने कहा कि हर एक आदमी में 3 प्रकार के स्टेट ऑफ माइंड होते हैं। उन्होंने स्टेट ऑफ माइंड को इगोग्राम नाम से बताया है। जैसे कि पेरेंट ईगो, ईगो का मतलब हम अहंकार समझते हैं, वो नहीं है यहाँ। ईगो का मतलब यहाँ होता है स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मानसिक स्थिति। तो पहला होता है पेरेंट ईगो, दूसरा होता है एडल्ट ईगो और तीसरा होता है चाइल्ड ईगो। हम किसी के साथ भी बात करें, उसमें ये तीनों ईगो रिफ्लेक्ट होते हैं। जब आप बच्चों के साथ बात करते हो, छोटा बच्चा है घर में, 4 या 6 मास का हो, तो पिता या दादा दादी उसको जब उसके साथ खेलते हैं तो उसी की तरह ही बात करते हैं, लुलु लुलु ऐसे बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। बाहर वाले को सुनने के लिए अगर कहे तो वो हंस पड़ेगा। ऐसे काली गली भाषा में बात करते हैं तो हम बच्चे बन जाते हैं। तब हमारा ईगो ऑपरेट होता है चाइल्ड ईगो। लेकिन
बड़ा बेटा हो, उसने कुछ धंधे में नुकसानी की हो, तो कभी पिता उसको डांटते हैं, धमकाते हैं, और ऐसी भूल कभी नहीं करना ऐसा कहते हैं, तो वो उसका पेरेंट ईगो बोलता है। एक तो पिता की जगह पे है, और पिता की जगह पे उसको अधिकार है कि वो अपने बच्चे को सही रास्ता दिख रहा है या धमकाए, कुछ भी कहे। तो साइकोलॉजिस्ट मतलब एरिक बर्न ने ऐसा सुझाव दिया कि कोई भी आदमी हर 3 ईगो से ऑपरेट होते हैं। अब हम धीरे 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 वो ईगो को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है पेरेंट ईगो। पेरेंट ईगो में 2 प्रकार होते हैं, एक तो कंट्रोलिंग पेरेंट और दूसरा होता है नर्चरिंग पेरेंट। कंट्रोलिंग मतलब सीधा साधा मतलब है कंट्रोल करना, जिसमें शुड का उपयोग होता है। आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों किया। काफी सवाल पिता अपने बच्चों को या जिसके साथ बातचीत हो, जहां से उसको पेरेंट ईगो से ऑपरेट करना पड़े। कभी कभी बच्चा भी पेरेंट ईगो से ऑपरेट करता है। तो कंट्रोलिंग पेरेंट का मतलब ये हुआ कि वो स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए कुछ सुझाव देता है, धमकाता है, डराता है, कहता है। और नर्चरिंग पेरेंट, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, यार ख्याल रखो, देखो हमारी कैपिटल इरोड हो रही है, कम हो रही है, तो ऐसा कैसे चलेगा, आइंदा ध्यान रखना। तो वो पिता नर्चरिंग पेरेंट में आता है। आपको देखना है आप घर में कैसे बात करते हैं। जैसे कि पेरेंट ईगो में अगर आप हर वक्त डांटते ही रहेंगे, तो बच्चे कहेंगे पिता का तो ऐसा ही स्वभाव है। मम्मी बोलेगी बेटा इसको मत सुनो, अनकहा मान लो। ऐसा अभी हम हर घर पे देखते हैं कि अनसुना मान लो, ऐसा बोला जाता है। तो पिता किस तरह अपने बच्चों के साथ बातचीत करता है उस पर आधारित है। आप अपनी स्टाइल देख लीजिए। अगर आप कंट्रोलिंग पेरेंट्स से नाते बात करते हैं बच्चों के साथ या किसी के भी साथ, अब जवान है या बूढ़े है ऐसा मतलब है ही नहीं, आप जिस तरह से बात करते हो उससे आपका ईगो रिफ्लेक्ट होता है। मान लो कि एक घर में छोटा बच्चा है, मुझे बराबर ख्याल है अशोक भाई की पोती है, वो कभी कभी ऐसी बात करती है जैसे बिना मैन भी बात नहीं करते। ये लाइव एग्जांपल है। वो दादी की तरह बात करेगी, तो अशोक भाई शायद कहते होंगे कि ऐसी तुम्हारी दादी बोलती थी, मतलब बेटे की दादी। तो बच्चे भी कभी कभी पेरेंट ईगो में चले जाते हैं, और इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं जहां नर्चरिंग पेरेंट का उपयोग ज्यादा होता है। हालांकि मनुष्य स्वभाव ऐसा होता है कि वो ऐसा बोलने के लिए कभी राजी नहीं होता। मन ही मन बहुत गुस्सा होता है कि ये ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको लगता है कि मुझे पता है कि मैं नर्चरिंग पेरेंट में जाऊं, ऐसे सुझाव दूं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों कंट्रोल नहीं कर सकता? क्योंकि वो वैसा मानता है कि मेरी उम्र हो चुकी, अब मुझे परिवर्तन शक्य नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो साइकोलॉजी का एक बीजा सब्जेक्ट है स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स का वैसे हिंदी मुझे ठीक से नहीं ख्याल। स्ट्रोक्स जैसे कि हम कहते हैं ना पेटिंग, बच्चों के साथ हम बात करते हैं तो कभी खंभे पे हाथ रख कर बोलते हैं। तो स्ट्रोक्स 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रोक्स और नेगेटिव स्ट्रोक्स। आप अपने बच्चों के साथ या कोई किसी के भी साथ किस स्ट्रोक से बात करते हैं, उसी तरह आपको एक्शन का रिएक्शन आएगा। बच्चों को समझाएंगे तो मान लेंगे, अगर डांटेंगे तो बंद हो जाएंगे, लेकिन मन ही मन उसका दिमाग बहुत खराब हो जाएगा, और उसको एक लगता है कि मैं एक रिबिलियन की तरह, एक क्रांतिकारी की तरह उसका रिएक्ट करूं। लेकिन वो उसके पास उम्र नहीं है, तो डर के मारे वो बोलते नहीं है। तो स्ट्रोक्स आप कैसे देते हैं लोगों को,
पेरेंट युग में गए और आपने स्ट्रोक का किस तरह इस्तेमाल किया, वो बहुत महत्व करता है। दूसरा, ये जो स्ट्रोक्स होते हैं, हमें पता होता है कि मेरे स्ट्रोक्स अच्छे नहीं है। मान लो कि मुझे पता है कि मेरे स्ट्रोक, मैं जिसके साथ बात करता हूँ पता नहीं कड़वास आ जाती है, मैं अच्छा बोल नहीं सकता, मुझे बहुत प्रॉब्लम रहते हैं, किसी को मना नहीं सकता। तो अब तो मैं, मेरी उम्र हो गई, अब तो मैं सुधर नहीं सकता। साइकोलॉजी तैयारी नहीं होती। उसमें कहते हैं कोई भी आप तय कर लो, आप चाहे तो परिवर्तन कर सकते हो। उसके लिए उसने एक थियरी बताई है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट थियरी। कॉन्ट्रैक्ट थियरी में मैं क्यों इसका डिस्कशन ज्यादा ज्यादा करता हूँ, क्योंकि हम सीनियर लोग, खासतौर पर मुझे सीनियर को कवर करना है, सीनियर लोग ऐसा मान के चलते हैं कि परिवर्तन शक्य नहीं है, तो मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा नियम एरिक बर्न ने बताया है कि जब छोटा बच्चा 7 साल का होता है तब तक उसमें जितने मैसेज गए वही उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। 7 साल के बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। अब आप देखेंगे आजकल मोबाइल का जमाना आ गया, मोबाइल में कई तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, कई तरह के फंक्शन होते हैं। और आपने देखा होगा घर में कि आपके सन या तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आप उसको पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ। क्यों? बच्चे में ग्रास्पिंग ज्यादा होता है। मानस शास्त्र ने एक रिसर्च किया है, शायद आपको भी काफी लोग इसमें जुड़े हुए होंगे, तो जो साइंस के विद्यार्थी है उसको पता होता है कि हमारे ब्रेन सेल में 100 करोड़ सेल्स होते हैं। 100 करोड़, सॉरी 100 बिलियन, सॉरी 100 बिलियन ब्रेन सेल्स होते हैं। एक एक ब्रेन सेल एक बात स्टॉक करती है, उसको संग्रह करती है। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो हो सकता है आप में से कई लोग अपने बचपन में चले गए होंगे, हो सकता है। तो उस वक्त आपका जो बचपन का जो सेल, जब आपने कुछ स्टोर किया था, या पिता ने कहा था, या माता ने कहा था, या पड़ोसी ने कहा था, वो जाग उठता है, वो आपको बताता है। तो ब्रेन सेल्स बहुत से हमारे दिमाग में होते हैं, 100 बिलियन। मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने लिख कर रखा है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, और 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, तो 100 बिलियंस ब्रेन सेल्स हमारे दिमाग में है, मगज में है। हाँ, तो ये 10,000। तो एक एक ब्रेन सेल जो बात करते हैं वो स्टॉक करती है, वो संग्रह करती है। अब देखो, आपने कुछ कह दिया, वो 7-8 साल की बच्ची होती है या बेटा होता है, बच्चा होता है, आपने जो भी कहा, डांटा है या प्यार से कहा, जो भी है, वो उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। अब जो हो गया सो हो गया। अब तो हम अपने आप को बूढ़े मान के चलते हैं, सीनियर मान के चलते हैं। हालांकि मोदी साहब तो कहते हैं कि आई एम द यंगेस्ट पर्सन वर्ल्ड, वो सही है। मैं तारीफ करता हूँ मोदी साहब की कि वो ऐसा मान के चलते हैं, मुझ में ऊर्जा है, ऐसा कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसका फैन बन गया हूँ। क्यों? क्योंकि वो याद दिलाते हैं कि हम जवान है, उम्र है, लेकिन जवानी अकबंद है। आदमी की उम्र एक मेंटल स्टेटस से हो जाती है। कभी कभी 25 साल का बच्चा 75 साल की उम्र की तरह बात करता है, वो 25 साल का 30 साल का बच्चा बूढ़ा बन जाता है, वो ऐसी बुद्धि की तरह बात करता है। और 75 साल की उम्र का सीनियर 25 तरह की बात करता है। तो मोदी साहब हमारे ऐसे है। तो मैं बात कर रहा था स्ट्रोक्स की। स्ट्रोक्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, आप किस तरफ देते हैं। और जिसको, अब देखो, आप ऐसा माने कि मेरा स्वभाव तो बहुत गुस्सा वाला है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आपको जिस तरह बचपन में स्ट्रोक्स मिले हैं वही आपकी पर्सनालिटी है, बराबर समझ लीजिए। आपको बचपन में जो जो स्ट्रोक्स मिले, जो आपको याद भी ना हो, साइंस तो वहां तक गया है
कि नॉट ओनली दैट, बर्थ के बाद की बात वो करता ही नहीं। जब बच्चा कंसीव होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब से वो शुरू हो जाता है। हालांकि साइंस मेरा सब्जेक्ट है, मैं ज्यादा तो उसके बारे में नहीं कह सकता, शायद आप में से कोई भी कह सकते हैं कि 3 या 4 मास के बाद बच्चा मूवमेंट करता है, उसमें सभी सेल्स, बॉडी के सेल्स डेवलप होते हैं और हलन चलन शुरू हो जाते हैं। तो तब से लेकर वो जो 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 बात उसमें संग्रह हो जाती है, तब से, जब से बच्चा कंसीव होता है, तब से उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। कई घरों में ऐसा मानना होता है कि माँ को ज्यादा पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, जब उसको माँ बनने वाली है पिक्चर ज्यादा नहीं देखना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। वो सब सही है। हमारा, देखो, मैंने वेस्टर्न साइंस को बेस नहीं लिया, वेस्टर्न साइंस का सुझाव लिया है और बेस मेरा, हमारा हमारा जो शास्त्र है उसको बेस मैंने लिया। तो हमारे मकान में एक परिवार, साउथ इंडियन परिवार रहता था, इतना नजदीक हो गए, क्या अंदाजा लगाए। जब उसके घर में इडली बनती है तो नीचे दे जाएंगे, डोसा बनते तो नीचे दे जाएंगे, हम दोनों ही रहे। मेरा बेटा कनाडा है, बेटियां शादी होकर गुजरात में चली गई है, तो खुशी होती है। उन्होंने एक दिन बता दिया मेरी मिसेस को कि जब ये शंकर का जन्म हुआ, तब उसके कान में मैंने गायत्री मंत्र के पाठ पढ़े। मैंने, मेरी वाइफ ने पूछा कि तुम्हारा शंकर ये इतना छोटा है, इतना इंटेलिजेंट क्यों है? बोलो कि इसी कान में मैंने गायत्री मंत्र। अब देखो, 1 या 2 साल का बच्चा हो, वो क्या समझेगा, क्या मानेगा? लेकिन मानस शास्त्र कहता है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो 90% सबकॉन्शियस माइंड से है और 10% ही कॉन्शियस माइंड से है। जो बात हम सुनते हैं, चाहे कितने भी उम्र हो, 3 महीने की मास की हो या 30 साल की हो, जो बातें सुनते हैं वो बातें सब स्टोर होती है और उसी के साथ अपना पर्सनालिटी बन जाती है। अब देखो, बचपन में 7 या 8 साल की उम्र उन्होंने तय की है, बाद में काम करता है एक वातावरण, एटमोस्फियर, जिसको साइकोलॉजी ने बताया कि वारसा और वातावरण, हेरिडिटरी और एटमोस्फियर। बाद में 7 या 8 साल के बाद उसका जो एटमोस्फियर जो मिलता है, उससे वो आगे बढ़ता है। वो क्या समाज से सीखता है, बच्चों से क्या सीखता है, अपने दोस्तों से क्या सीखता है, ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो मैं बात कर रहा था कंट्रोलिंग पेरेंट और नर्चरिंग पेरेंट, उसमें मैंने कवर कर लिया, स्ट्रोक्स कवर कर लिया, और कट ऑफ पॉइंट क्या है कि हम किस तरह ग्राह्य करते हैं, किस तरह बातें अपने दिमाग में लेते हैं और हमारे ब्रेन सेल्स किस तरह के काम करते हैं। अब कुछ भी देख लीजिए, देखो, आप स्कूटर चला रहे हो, कार चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, रास्ते में कोई आ गया तो आपने कुछ सोचे बिना ब्रेक मार दी, तब आपका एक ब्रेन सेल बीच में आ गया, ब्रेन सेल, जिसमें स्टॉप किया है कि अपने आप को ब्रेक किस तरह मारनी चाहिए। आप सोचते ही नहीं और एक्सीडेंट से बच जाते। और कई लोग जो बातों में ध्यान होता है, एक्सीडेंट कर बैठते हैं। तो सबसे पहली बात है पेरेंटल ईगो। पेरेंटल ईगो में कंट्रोलिंग पेरेंट और नर्चरिंग पेरेंट। तो मेरा सुझाव है कि आप 10 मार्क का, हर हर कैडर में 10 मार्क लीजिए। कंट्रोलिंग पेरेंट का 10 मार्क, हालांकि उसकी तो एक्सरसाइज होती है, मुझे साहब के साथ बात करके मैं सोचूंगा कि आपके पास वो एक्सरसाइज किस तरह पहुंचाई जाए, कुछ सोचेंगे इसके बारे में, ताकि वी कैन स्टडी ईच अदर्स ग्राफ, वो देख लेंगे कभी जब टाइम मिलेगा तब। तो 10 में से आप कंट्रोलिंग पेरेंट कितने मार्क अपने आप को देना चाहते हैं? देखो, आपका स्कोर आपके पास ही है, कोई देखने वाला है नहीं, झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। मैं कहता हूँ कंट्रोलिंग पेरेंट, अगर मेरे बारे में कहा जाए तो मुझे कोई भी सिचुएशन कंट्रोल करना एकदम आसान होता है। बैंक में भी काम किया है तो मेरा मिक्सचर होता है, कंट्रोलिंग पेरेंट और नर्चरिंग पेरेंट दोनों मिला के मैं काम करता हूँ, इसीलिए मुझे सफलता ज्यादा मिलती है। अब तो निवृत्त होने के बाद सफलता को याद करने की कोई जरूरत है नहीं, इजी लाइफ जीते हैं। तो आप देख लीजिए कंट्रोलिंग पेरेंट ज्यादा है या नर्चरिंग पेरेंट ज्यादा है, आपको तय करना है
जब आप किसी के साथ प्ले करें, अशोक भाई जरा मेरा ध्यान देना, कितने बजे मुझे पता नहीं। ओके ओके, 20 मिनट का टाइम है तो मुझे याद देना। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आप अपने आप को अपने हिसाब से मार्क दीजिए, 10 में से आप कंट्रोलिंग पेरेंट को कितना, अब क्या बोलते हैं। अगर आपके बातों में ऐसी बात आती है, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, ऐसा क्यों करते हो, अगर आप इस तरह बोलते हो तो आपको 10 में से 8 या 9 दे सकते हो, या 10 भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप जनरली ऐसी बात करते हैं, बेटे ऐसा ध्यान रखना, अब आइंदा ऐसा मत करना, आप इसको पोलाइटली बात हैंडल करते हो, मुझे विश्वास है कि लाफिंग जो लाफिंग क्लब के मेंबर्स इतनी इतने साल से काम कर रहा है, तो सभी मेरे हिसाब से तो नर्चरिंग पेरेंट्स से ही काम करते होंगे। अगर ना करते हो तो देख लीजिए आप किस तरह स्विच ओवर कर सकते हो। पेरेंट तो बनना ही है, आप पेरेंट की जगह पे बैठे ही है, या ग्रैंडफादर हो तो भी पेरेंटल ईगो ही होता है। तो आप कंट्रोलिंग पेरेंट से नर्चरिंग पेरेंट तब कैसे जा सकते हैं। जब मैं बैंक में था तो मैं अक्सर इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल देता था कि आप भी तय कर सकते हो कि इंदिरा गांधी ऑपरेट करती थी तो कहां से वो ऑपरेट करती थी, बताइए, कंट्रोलिंग पेरेंट थी या नर्चरिंग पेरेंट थी। और आपके सामने है इतिहास कि उसका मर्डर हो गया। तो जब किसी का अतिरेक होता है तो कुछ ना कुछ नुकसानी होती है, राजकीय लोगों को ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आता है एडल्ट ईगो। एक मिनट पानी पी लूं। इसके बाद आता है एडल्ट ईगो। और एडल्ट का मतलब आप जानते हो, हम सभी एडल्ट एज से बाहर निकल गए हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे देखने का मन लगता है तो मैं कहूंगा जसवंत भाई। हमारे जसवंत भाई सबसे अच्छे उसका एक एग्जाम्पल है। वो कंप्यूटर के पास बैठ जाएंगे, वो कहेंगे भाई ये गलत है, ये सच है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर अगर कहीं वो थक गए, मान लो कि उसको उसके गुस्सा जरा कंट्रोलिंग पीरियड में घुस गया, तो वो सीधा निकल जाएंगे और कहेंगे अकील भाई अब तुम संभाल, वो हमारे सामने है। तो एडल्ट का मतलब होता है लेवल ऑफ मैच्योरिटी, जो जिस तरह हैंडल करते हैं उसके एक एक उच्चारण में मैं देखता हूँ तो उसका एडल्ट ईगो ज्यादा होता है। हालांकि मैं उसको ज्यादा पहचानता नहीं हूँ, इससे ही पहचानता हूँ, स्क्रीन से ही पहचानता हूँ। तो एडल्ट का एक ही ड्रॉबैक है कि वो काम से मतलब रखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। नो आलतू फालतू बातें कुछ नहीं, ऐसी कुछ लंबी बातें नहीं, कम टू द पॉइंट। नाउ दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम एडल्ट। वो थोड़े ड्राई किस्म के होते हैं, पता नहीं, जसवंत भाई तो मुझे ऐसे लगते नहीं, इसलिए मैंने कह नहीं सकता, क्योंकि उसमें शायद नर्सरी पेरेंट भी ऑपरेट करता होगा, किसी को सलाह मशवरा भी देते हैं, कल देखा मैंने। तो काफी काफी एक टॉपिक हम चिपक गए थे और निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। वो उन्होंने बहुत ट्राई की जसवंत भाई ने उसमें से निकलने की, लेकिन मेंबर मेंबर्स को भी बहुत बुरा लगा था, तो काफी उसमें जुड़े रहे। कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत एकदम आराम से, एकदम क्लीन माइंड से जवाब दिया है सभी को। तो वो उन्होंने दो दो ईगो का इस्तेमाल किया, एक था नर्चरिंग पेरेंट और दूसरा एडल्ट ईगो। एडल्ट ईगो तब इस्तेमाल होता है जब आप कहीं जॉब में काम करते हो, आपको उसको फेथफुल रहना है, जब फैमिली की जिम्मेवारी संभालते हो फेथफुल रहना है, तो ये करना है, ऐसा जब मान के चलते हैं तो आप उसको ऑपरेट करते हैं एडल्ट ईगो से। एडल्ट ईगो का मतलब मैच्योरिटी, लेवल ऑफ मैच्योरिटी, आप समझ जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो एडल्ट होते हुए भी, इवन सीनियर होते हुए भी कुछ समझ नहीं पाते, तो कहते हैं घर में भाई तुम्हारे दादा का स्वभाव तो बच्चे जैसा है, और कहते हैं ना बच्चे और बूढ़े एक होते हैं, तो शायद ऐसा ही होगा कहीं। तीसरा स्टेट ऑफ अफेयर आता है एक चाइल्ड ईगो। चाइल्ड ईगो के 3 प्रकार होते हैं। आप अपने आप को एडल्ट ईगो में मार्क करिए, 10 में से आप कितना मार्क देना चाहते हो अपने आप को,
एक चार्ट बना लीजिए सिंपल सिंपल पेपर पे, बाद में बताऊंगा आपको क्या करना है। चाइल्ड ईगो में 3 प्रकार के स्टेट ऑफ अफेयर होते हैं, स्टेट ऑफ माइंड होता है। एक तो होता है लिटिल प्रोफेसर, दूसरा होता है फ्री चाइल्ड, फ्री चाइल्ड। तो सबसे पहले लेंगे हम फ्री चाइल्ड, दूसरा होता है लिटिल प्रोफेसर, बच्चा की बात करता हूँ, चाइल्ड ईगो, और तीसरा होता है एडेप्टेड चाइल्ड, एडेप्टेड, जो काफी अनुसरता है। साइकोलॉजी ने कहा है कि हर एक आदमी में तीनों ईगो शामिल है, उसमें तीनों तीनों ईगो से हर एक, कोई मैं हूं या मोदी साहब हो या बिंदु बेन हो, कोई भी हो। बिंदु बेन को देखो, मेरे ख्याल से शायद कल था या परसों था, गीत का था, तो वो गीत में कौन गीत गा रहा था, एक अच्छा गीत गा रहा था कोई, तो वो बिंदु बेन भी वो गीत गाने लगे साथ ही साथ, तो वो चाइल्ड ईगो में घुस गए, वो चाइल्ड ईगो में घुस गए बिंदु बेन, तो वो अच्छा है। तो वो फ्री चाइल्ड, फ्री चाइल्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बच्चा जब छोटा होता है और घर में उसको अच्छा वातावरण मिलता है, वो उसको कोई रोकता नहीं टोकता नहीं, ध्यान रखकर उसको उसको नर्चरिंग करते हैं, ग्रो करते हैं, तो फ्री चाइल्ड बन जाता है। उसको बोलने की आजादी, करने की आजादी, संभल संभल के, जहां रोकना होता है तो रोक देते हैं, लेकिन अक्सर उसको फ्री एटमोसफियर मिलता है, वो फ्री चाइल्ड होता है। उसको अपने विचार, आजकल फैशन क्या हो गया मानो, जब एजुकेशन की बात आती है बच्चों की, तो माँ बाप, पुराने जमाने में तो क्या था कि 3 ही लाइन फेमस थी, या तो बच्चे डॉक्टर बने, या इंजीनियर बने, या टीचर बने, ऐसे या और हद से बढ़कर अगर कुछ न मिलना तो या तो नौकरी करे या अपना व्यापार करे। आजकल तो कितनी फैकल्टीज हो गई, कितनी स्ट्रीम्स हो गई, तो सभी बच्चे अपने हिसाब से, नहीं पापा मुझे तो इसमें नहीं उसमें जाना है। अब पापा बेचारे वो घर पे है, या आजकल के ट्रेंड क्या चल रहा है उसको पता नहीं है, तो उसको पता नहीं है, तो बच्चे जैसे भी तुम्हें ठीक लगे अपने दोस्तों से जरा पूछ लेना। तो बच्चे जो फ्री चाइल्ड होते हैं उसको बोलने की आजादी होती है, उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन फ्री चाइल्ड के मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अपने आप के जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, तब पेरेंट ईगो काम करता है और उसमें कंट्रोलिंग पेरेंट से उसको रोक देते हैं। तो दूसरा होता है लिटिल प्रोफेसर। लिटिल प्रोफेसर जिसका हाई हो, देखो मोदी साहब और बिंदु में जिस तरह हमारे ग्रुप में जुहू लाफिंग क्लब में जिस तरह ऑपरेट करते हैं, वो अपना दिमाग मेरे हिसाब से लिटिल प्रोफेसर से काफी ऑपरेट करते हैं। लिटिल प्रोफेसर का मतलब होता है क्रिएटिव माइंड होना। देखो मोदी साहब ने कल मुझे फोन किया, कहा कि मनु भाई आपका नेटवर्क वहां से काम नहीं करता, तो मेरा सुझाव है कि अगर अशोक भाई अगर आजू बाजू में रहते हो तो आप उसके घर चले जाइए और वहां से ऑपरेट कीजिए। अशोक भाई तो मेरे अच्छे दोस्त थे, तो मैं सीधा, हालांकि सुबह 7 बजे कभी किसी के घर में गया, ये मेरी लाइफ में शायद पहला दाखला है, पहला उदाहरण है कि मैं किसी के घर 7 बजे पहुंचा हूँ, और वो भी फ्रेश होकर। कभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन वो उसमें मेरा चैरिटी को काम करता है। चलो मोदी साहब ने कहा चलो चले जाते हैं, तो ये होता है एडेप्टेड चाइल्ड, मैंने मान लिया। लेकिन वो दोनों ऑपरेट करते हैं, मोदी साहब और बिंदु बेन ऑपरेट करते हैं लिटिल प्रोफेसर से। क्यों? कि वो उसका माइंड क्रिएटिव है। तो जो जिसका लिटिल प्रोफेसर का आंक ऊंचा है, वो रिसर्च में, क्रिएटिविटी में आगे बढ़ता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास अप्रोच कैसे पहुंची जाए। जब आप अपने बच्चों के साथ आप खुद एक्सरसाइज करोगे तो पता लगेगा कि ये, मुझे किसी ने बैंक में रिएक्शन दिया था, सर आपने हमारा जो स्टडी किया, हमारा रैंकिंग का स्टडी किया, वो तो शायद जन्माक्षर होरोस्कोप से भी ज्यादा स्कोप ने जो नहीं कहा वो आपने कह दिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने तो कहा था
कि अगर आपने सचमुच की ये एक्सरसाइज जवाब दिया है तो आप वहां से ऑपरेट ज्यादा करते हो, देखो उसमें नुकसान ही है, देखो उसमें फायदा है। और लिटिल प्रोफेसर से जो काम करते हैं वो अक्सर रिसर्च में या क्रिएटिविटी में ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, वो साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप देख सकते हो अपने घर में कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा, उसका माइंड क्रिएटिव हो तो उसको एक्सरसाइज कराने की जरूरत नहीं है, उसके पिता करे तो भी चलेगा, पिता को पता है। लेकिन आप पहचान सकते हो कि इसका क्रिएटिव माइंड है तो उसका लिटिल प्रोफेसर हाई है, लेकिन उसके साथ साथ उसको दूसरे ईगो में भी मुझे शिफ्ट कराना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री ईगोज। एनी ह्यूमन बीइंग इज अ मिक्सचर ऑफ थ्री ईगोज। हम कहीं भी बात करते हैं तो कोई भी ईगो तो ऑपरेट करेगा। तीसरा आता है एडेप्टेड चाइल्ड। अब एडेप्टेड चाइल्ड, देखो वेस्टर्न बुक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें जो नहीं कहा है वो मैंने कहा है, क्योंकि मैंने वो सभी सभी को मैंने अपने अपने एक सेकंड। अब एडेप्टेड चाइल्ड है वो तो आप जो कहेंगे वो फॉलो करेगा, जो कहेंगे वो मान लेगा। आप जो भी कहेंगे यस पापा, यस मम्मी, आपने जो कहा वो मान लेंगे, वो कभी दलील नहीं करेगा। अब देखो वो अगर बड़े होकर अगर यही आदत रही तो उसका नेचर सबमिसिव हो जाएगा। वो मान लो कि दिन में सूर्य उगा है, सूरज का प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है, और आप तो कहेंगे ये चंद्रमा है, तो हाँ सर वो चंद्रमा है, जिसको हम कहते हैं कि ये मैनेजमेंट का चमचा है, ऐसा हम बोलते हैं ना कभी कभी। ये तो वो तो कुछ बोलेगा नहीं, बाहर निकल गालियां देता है बाहर निकल कर, लेकिन अंदर से कहता है यस सर, यस सर, यस सर। ज्यादा यस सर बोलेंगे तो भी तकलीफ है, ज्यादा थैंक यू सॉरी सॉरी ज्यादा बोलेंगे तो भी ये तकलीफ है। आप मान लो कि वो आप एडेप्ट चाइल्ड में घुस गए, जहां थैंक यू जरूरी है वहां ही थैंक यू कहे, जहां सॉरी जरूरी है वहां ही सॉरी कहे। बात बात में सॉरी कहना और थैंक यू कहना वो आपका ऐसी एडेप्टेड चाइल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। तो मैंने वेस्टर्न साइंस के हिसाब से जरा मैं आगे गया तो मैंने देखा कि हमारे इंडियन कल्चर में एडेप्टेड चाइल्ड किस तरह काम करता है। तो एक बैच थी, मैंने कई जगह पे लेक्चर लिए हैं, जब मैं निवृत्त हुआ था तब भी मैंने लिए थे, यूनिवर्सिटी में मैं गया हूँ, कई संस्थाओं ने मुझे बुलाया था, मैं काफी एक्टिव था। फिर थोड़ा थोड़ा थकान लगे लगा, मेरे चलो छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। तो छोड़ देने का मतलब ये भी मेरा चाइल्ड ईगो ही था कि मैंने छोड़ दिया, हालांकि मुझे जाना चाहिए था। मुझे एडल्ट ईगो अप्लाई करने के बाद मुझे शुरू करना था, लेकिन मैं किया नहीं, वो मेरी गलती है। सर ये आईडी बंद हो रहा है, आप वापस आ जाइए सब। ओके, आईडी बंद हो रहा है, सब वापस आ जाइए, सब लोग वापस आ जाइए।